अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है हमारा पुनरावर्तन पाठ 5 से 8। बच्चों आज हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है। हमारे भारत देश की क्या विशेषता है बच्चों। चलिए लिखते हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश की विशेषता क्या है। सर्वप्रथम तो हमारे देश की विशेषता यह है कि यहाँ पर विविधता में भी एकता है। कैसे विविधता में एकता है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ठीक है, यह हमारे भारत देश की विविधता में एकता ही हमारे भारत देश की विशेषता है। हिंदवासियों में कैसी विविधता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हम जो हिंदवासी हैं हिंदुस्तान के, उनमें कैसी विविधता है। तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधता है। तो कि हिंदवासियों में विविधताएं कैसे हैं, तो कि उनका पहनावा अलग अलग है, उनका रंग रूप, उनकी भाषाएं, उनका धर्म, इसी तरह वो सब चीज़ों से अलग अलग पढ़ते हैं, एक दूसरे से अलग भिन्न भिन्न लगते हैं। उनकी विविधताएं यह है। बराबर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। हमारे देश में अनेक नदियां हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, बराबर, तापी, सब नदियां हैं। अब ये नदियों से हमें कविता के ज़रिए यह सार तो मिला है कि सब नदियां अलग अलग हैं, लेकिन वह समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। हमें नदियों से यह संदेश मिलता है कि नदियाँ जैसे अंत में जाकर सागर में मिल जाती है, वैसे ही कुछ भी हो जाए हमें भी नदियों की तरह अलग अलग हैं हम, लेकिन फिर भी हम भारतवासियों को एक होकर ही रहना चाहिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की। जवाब, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, सन 1947 में अहमदाबाद में जहां उनका जन्म हुआ था, वहीं पर उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का मार्केट, वहाँ पर इन्होंने इस इंडस्ट्रीज़ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च करने की जो एसोसिएशन था बच्चों, उसकी आधारशिला उन्होंने अहमदाबाद में ही रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। कौन से केंद्र की, लोक विज्ञान केंद्र की। कहाँ, अहमदाबाद में ही उन्होंने ही वहाँ पर यह लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। तो डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया। कहाँ का, जहाँ पर डॉक्टर भाभा जो संस्थान में उत्तरदायित्व संभाल रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया था और उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया।
जहाँ उन्हें यह संस्थान का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, वहीं पर ही डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हम भारतीयों के लिए अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियाँ आगे बढ़ाई। क्या क्या डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, ये जो केंद्र था इसकी गतिविधियाँ, मतलब इसमें उन्होंने अपनी गतिविधियाँ, अपना प्रयत्न से कर इस केंद्रों को आगे बढ़ाया। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विभाग से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम हैं। आज जो हम दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विभाग से संबंधित, मौसम विज्ञान से संबंधित हम जो समाचार देख सकते हैं, उसके लिए जो उपग्रह छोड़े गए हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों का ही परिणाम है। उन्होंने ही यह सब के माध्यम को जोड़ता हुआ एक उपग्रह अवकाश में भेजा था, जिसके परिणाम में आज हम इन सब समाचारों को, दूरदर्शन को, मौसम विभाग से संबंधित अनेक जानकारियाँ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम उन्हें कौन सा सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, तो उन्होंने हमारे भारत देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन, भारत देश के लिए और विज्ञान के लिए अपना संपूर्ण जीवन हमें समर्पित कर दिया। सर्वप्रथम उनका उत्कृष्ट योगदान था। उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से सम्मान, बहुत से सम्मान प्राप्त हुए। पहला सम्मान उन्हें 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। फिर भारत सरकार ने 1966 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा और सन 1972 में मरणोत्तर, 1971 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके मरने के बाद उन्हें मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए, मतलब उन्हें कहाँ कहाँ अपने पदवी ली है, कौन सा कार्यभार कौन सी जगह पर, कौन से संस्थान में संभाला है। तो सर्वप्रथम है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। वो परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने कब? सन 1961 में। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। भारतीय अनुसंधान केंद्र आप लोगों को बता दूँ, जिसकी आधारशिला डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी थी, वहाँ के वो पहले अध्यक्ष बनाए गए। सन 1968 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1968 में कहाँ पर? यूनेस्को में, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। सन 1970 में वे वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के वहाँ पर वो 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए थे। सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कब? सन 1971 में वह संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। बाद में उन्हें इसी परिषद के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उन्हें इसी संयुक्त राष्ट्र परिषद में विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम क्यों चिट्ठियाँ लिखी होंगी। बच्चों, आप लोगों को पता है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में से थे। तो जब वो लोग वहाँ से अपने अहमदाबाद से शिमला गए थे, तब उनके पिताजी जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके नामों ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, बराबर। उस चिट्ठियों को देखकर उन्हें लगा कि ये चिट्ठियाँ जब पिताजी के नाम आ सकती हैं तो मेरे पर क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, चलिए देखते हैं कि कैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी।
डॉक्टर विक्रम साराभाई 5-6 वर्ष के थे तब उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज़ बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आएँ, परंतु उनके नाम पत्र कैसे आते हैं? बालक विक्रम को पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए गए लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे भी लिफाफों को डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 5-6 वर्ष के थे तभी यह घटना बनी थी। वो उनके पिताजी के नाम बहुत सारे पत्र आते थे, तो यह देखकर उन्होंने सोचा कि मेरे नाम भी पत्र आए तो कितना अच्छा होगा। तो अब उनके नाम कैसे पत्र आते हैं, इसलिए उन्होंने पिताजी के नाम जो पत्र आए थे उन लिफाफों पर अपना नाम लिखा और उसे खुद ही डाकघर में डाल आते, और इस तरह वो उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। यह चिट्ठियाँ उनके भविष्य में महान व्यक्ति बनने की एक नई सूचक थी। बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को याद करके अपनी नोट में लिखना है। थैंक यू।